के बंगले पर अहम बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी में बैठकों के दौर चल रहे हैं। सीएम शिवराज के बंगले पर ये बैठकें हो रही हैं। एक और अहम बैठक की हम बात कर रहे हैं। ये बैठक है पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह के साथ बैठक के बाद गोपाल भार्गव ने बयान भी दिया कि उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मंत्रिमंडल विस्तार, जो बार बार नाम सामने आ रहा है, टर्म मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सीएम का विशेषाधिकार है। सभी लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सामान्य राजनीतिक चर्चा की परिस्थितियों के बारे में जानकारी क्या है और हम लोगों की अब भूमिका क्या होना चाहिए। अभी ये हुआ है कि सभी लोगों के लिए उपचुनाव में मिलकर काम करना और सभी उम्मीदवारों के लिए जिताना है, तो उसके लिए रणनीति पार्टी के साथ में बैठ के तय होगी। नहीं, ये तो कयासबाजी है, चलती रहती है राजनीति में। अब किसको लेना नहीं लेना ये मुख्यमंत्री का अपना खुद का विषय है या फिर हाईकमान जो भी निर्देशित करेगा वही विषय है। अब इसके बारे में हम लोग स्वयं की भूमिका तय करने वाले कोई होते नहीं, और ना हमें करना भी चाहिए। और मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होना है उपचुनाव। इसमें कैलाश विजयवर्गीय मालवा और निमाड़ की जो 5 सीटें हैं उनकी कमान संभाल रहे हैं। सांवेर, आगरमालवा, बदनावर, सुबासरा और हाट पिपल्या, यहां की वो रणनीति बनाएंगे। बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति बना ली है। विजयवर्गीय को 5 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कैलाश विजयवर्गीय, उनके पास जिम्मेदारी है। 24 में से 5 सीटों पर उपचुनाव की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी तो खैर हमेशा से उनके पास रही है, लंबे अरसे से, और पश्चिम बंगाल का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखते हुए लगता है कि अब कांग्रेस को और ज्यादा ठोस रणनीति की जरूरत होगी। मालवा निमाड़ की 5 सीटों की कमान उन्हें दे दी गई है। कौन कौन सी सीट हैं? इसमें एक सांवेर सीट भी है, आगरमालवा है, बदनावर है, सुबासरा है, हाट पिपल्या, यहां की रणनीति वो बनाएंगे। उपचुनाव की रणनीति बनाई गई है। रणनीति के तहत विजयवर्गीय को 5 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंदौर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, वैसे तो ये 24 सीटें ही बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हो चला है, लगभग विधानसभा चुनाव की तरह दिलचस्प, लेकिन ये 5 सीटें देखने लायक रहेंगी क्योंकि जिम्मेदारी अब विजयवर्गीय के पास है। अरुण, बिल्कुल, देखिए 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इससे सरकार या तो बनेगी या गिरेगी। अगर ये 24 सीटों में से 22 सीटें कांग्रेस ले जाएगी तो कांग्रेस की सरकार फिर बन जाएगी। अगर बीजेपी 12 से ज़्यादा सीट लेगी तो बीजेपी की सरकार रह पाएगी। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियां हैं काफ़ी जोर लगा रही हैं। कमलनाथ खुद बात कर रहे हैं, जो चंबल के नेताओं से उन्होंने बात की है कल, और लगातार वो संपर्क में है। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और जो मालवा के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, हालांकि उनको जिम्मेदारी तो पश्चिम बंगाल की है, लेकिन इन जो 5 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी इनको दी गई जिनमें उपचुनाव होना है, क्योंकि इन 5 सीटों में काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण सीट यहाँ की सांवेर की सीट है, जिस पर तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच मुकाबला है। इसी तरह बदनावर की भी सीट है। हाट पिपल्या की जो सीट है उस पर भी भितरघात की संभावना है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस चुनाव में। ये एक बात और मैं आपको रोकना चाह रहा हूं कि जब प्रेमचंद गुड्डू का प्रेम कमल के प्रति जागा था, उसके सूत्रधार भी कहीं ना कहीं विजयवर्गीय थे। अब वही विजयवर्गीय होंगे और सामने होंगे प्रेमचंद गुड्डू। अरुण, बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने ही उस समय प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी में शामिल कराया था और दिल्ली ले जाकर उनको पार्टी कार्यालय में सदस्यता दिलाई थी। उनके बेटे थे जो अजीत बोरासी, उनको यहाँ बीजेपी कार्यालय में सदस्यता दिलाई गई थी और उसके बाद से वो बीजेपी में थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो गुड्डू का कांग्रेस के प्रति प्रेम जाग गया और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में अब जब कैलाश विजयवर्गीय उनको बीजेपी में लेकर आए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं, तो ऐसे में कुछ मुश्किल हालात तो होंगे बीजेपी के लिए भी, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू का जो दबदबा है या दबंग नेता वो यहाँ पर माने जाते हैं और काफ़ी प्रभाव है उनका सांवेर सीट पर। तो ऐसे में तुलसी सिलावट की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसी तरह के हालात लगभग सभी सीटों पर है। मालवा निमाड़ की जो 5 सीटें हैं उसमें। चलिए, इस सियासी तूफान पर तो खैर लगातार आपकी नजर बनी रहेगी। इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम कोशिश करेंगे कि जो तूफान आने वाला है उसको लेकर भी चर्चा हो। ये कुदरती तूफान है, वो कुर्सी का तूफान था, ये कुदरती तूफान है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि निसर्ग का मध्य प्रदेश में भी प्रभाव पड़ेगा। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, यह मौसम विभाग का कहना है। महाराष्ट्र से इंदौर ये तूफान पहुंचेगा। ठंडी हवा चलने के चलते 6 डिग्री नीचे गिर चुका है तापमान। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मौसमी परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, कुर्सी के तूफान के बारे में आपने बता दिया, जरा कुदरत के तूफान के बारे में बताएं और क्या कुछ और कहना है मौसम विभाग का। 50 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। अरुण, बिल्कुल, देखिए जो तूफान है महाराष्ट्र के रास्ते यहाँ इंदौर पहुँचेगा और सबसे जो महाराष्ट्र का इलाका है उससे लगा हुआ जो क्षेत्र है बड़वानी और खरगोन, इन 2 जिलों के रास्ते ये इंदौर तक पहुँचेगा। इंदौर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन हम आपको बता दें महाराष्ट्र में 110 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान बढ़ेगा और इंदौर और उज्जैन संभाग के अलावा भोपाल और होशंगाबाद संभाग में भी इसका असर होगा और भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनियाँ भी दी गई हैं कि भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर मौसम है वो ठंडा है और कल यहाँ पर बारिश हुई थी। अभी ये भी है कि धार में अभी बारिश हो रही है, 13 सेंटीमीटर बारिश धार में हो रही है, तो ये लगातार उसी तूफान का असर है और करीब 10 डिग्री तक टेम्परेचर इंदौर का गिर गया है। साथ ही भोपाल का टेम्परेचर भी 6 डिग्री गिरा है। ठंडी हवाएँ अभी यहाँ पर चल रही हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जब ये तूफान की आशंका रहे तो वो पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, फसलों को सुरक्षित रखें और जब ये तूफान आए तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। इस तरह की चेतावनियां भी दी गई हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने कल ही ट्वीट कर दिया था इस तूफान के बारे में और इस तूफान से अलर्ट रहने की उन्होंने भी चेतावनी जारी की थी। मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं कि ये ठीक है कि तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मुंबई के तटीय इलाकों में आता है तब की यह स्थिति है 110 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब तूफान तो तूफान है, वो नेताओं की तो सुनेगा नहीं, मौसम विभाग की सुनेगा नहीं। अगर ये रफ्तार बढ़ती है तो मालवा इलाका जो इंदौर का इलाका है उसमें भी इसका असर रहेगा। उसके लिए क्या कोई तैयारी है, क्या कोई एहतियात बरती जानी है? बिल्कुल, देखिए इसका असर मालवा और निवाड़ दोनों इलाकों में पड़ेगा और 15 जिले हैं इंदौर उज्जैन संभाग के, इसमें तैयारियां की गई। खासतौर से एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। हालांकि मुंबई में 34 टीमें, मुंबई और गुजरात में 34 टीमें अलर्ट है, लेकिन इस मध्य प्रदेश में भी एनडीआरएफ को बोल दिया है कि वो भी अलर्ट पर है। मौसम वैज्ञानिक इस पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से भी कहा है कि वो भी सावधानी रखें और तूफान के समय कहीं ऐसी जगह पे खड़े ना हो जहां से उनकी जान माल को खतरा हो, पेड़ों के नीचे वो खड़े ना, क्योंकि बिजली भी गिर सकती है। तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज़्यादा सतर्क रहें, सावधानी बरतें और अपने जानवरों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि इस तूफान से वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ये तूफान जब यहाँ इंदौर चलिए ये वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण जानकारी दे रहे थे। तो जो मालवा, निमाड़, इंदौर के जो बाशिंदे हैं उन्हें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।